अस्सलाम क्लास, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। हमारा मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के अंदर सेशन चल रहा है। इससे पहले हमारे 4 सेशंस हो चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने लास्ट लेक्चर को थोड़ा रिकैप करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी मैनेजमेंट थ्योरीज के ऊपर। हमारे पास मैनेजमेंट के अंदर डिफरेंट थ्योरीज हैं। हर थ्योरी का कुछ ना कुछ पर्पस था हमारे पास। हर थ्योरी किसी न किसी क्राइटेरिया या किसी न किसी पैटर्न को, एम्प्लॉय बिहेवियर को वहाँ पे कैप्चर करने की हमारे पास कोशिश की गई। बट उस थ्योरी के अंदर जो है, जो भी कमी बेशी थी या जो चीज़ें पूरी नहीं बताई जा सकी, मीन हमारे पास सर्कमस्टांसेस, एनवायरनमेंट, सिचुएशन चेंज होती है। उस लिहाज से आपका जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट है वो भी आपके पास चेंज होता है। मैनेजरियल प्रैक्टिसेस आपके पास जो है वो चेंज होती हैं। इस तरह से हमारे पास चीज़ें जो है वो मोल्ड होती रहती हैं आपके पास विद टाइम। अब टाइम के साथ जब आपके पास चेंज आएगी तो ऑफ कोर्स एम्प्लॉय का बिहेवियर, एम्प्लॉय का नेचर, हर चीज़ जो है वो चेंज आएगी। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से लें कि अगर आपके पास जब कंप्यूटर्स नहीं आए थे तो इससे पहले जो एम्प्लॉय का बिहेवियर था वो मतलब कि नॉन ऑटोमेटेड था। ठीक है, हर चीज़ लिखते थे, हर चीज़ रिकॉर्ड होती थी रजिस्टर के अंदर, हर चीज़, और मैनुअल आपके पास सब कुछ हुआ करता था। तो उस वक्त एम्प्लॉय का बिहेवियर शायद डिफरेंट हो। टेक्नोलॉजी के आने से, कंप्यूटर्स के आने से थोड़ी सी आपके पास जो इन्वायरमेंटल या वर्क बिहेवियर उसके अंदर थोड़ी सी पेस के अंदर थोड़ी सी तेजी आई है, तब्दीली आई है। इस तब्दीली की वजह से आपके पास ऑफ कोर्स एम्प्लॉय का बिहेवियर, इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, हर चीज़ के अंदर आपके पास के चेंज आई है। तो इस चेंज को शायद पिछली थ्योरीज ने आपके पास कैप्चर नहीं किया। ठीक, लेकिन जो आपके पास अगली थ्योरी आई उसने उस चेंज को जो है अपनी थ्योरी के अंदर जो है वो इंक्लूड किया। ठीक है, और पिछली थ्योरी के अंदर उसने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की या इन्हांसमेंट की। सेम थिंग हमारे पास इसी चीज़ को हम बोलते हैं थ्योरी बिल्डिंग। कि आपके पास एक थ्योरी दी गई बट विद सर्कमस्टांसेस चीज़ें चेंज हुई, उस थ्योरी के अंदर मॉडिफिकेशन आपके पास प्रपोज हुई और जो करंट एनवायरनमेंट था उसको जो है आपने फैसिलिटेट किया। दैट्स वर्किंग 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 वर्किंग। तो आपके पास थ्योरी जो है वो ऑलरेडी इन डेवलपमेंट फेज आपके पास रहती है। थ्योरी आपके पास कंसिस्टेंटली आपके पास क्या होती है, वो इंप्रूव होती रहती है। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी बिहेवियरल मैनेजमेंट की, फिर हमने बात की थी आपके पास हॉर्थॉर्न स्टडीज की, फिर हमने थ्योरी एक्स एंड वाई को देखा था। एक तरफ जो है मैनेजेरियल जो आपके पास मैनेजमेंट थी वो ये कह रही थी आपके पास कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लेजी होते हैं। दूसरी तरफ कहा गया कि एम्प्लॉय को फैसिलिटेट करें आपके पास। फिर हमने थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई का हमने डिफरेंशिएट किया। फिर हमने थ्योरी जेड की बात की। देन वी कंसिडर्ड द सिस्टम कंसिडरेशन। फिर हमने कंटीजेंसी थ्योरी के ऊपर बात की। थोड़ा सा मैं कंटीजेंसी थ्योरी को आपके लिए दोबारा जो है उसको मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। कंटीजेंसी थ्योरी में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ देखी थी, वी डिस्कस्ड अबाउट द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द इन्वायरमेंट। जिस तरह अभी मैंने आपसे बात की कि आपके पास इन्वायरमेंट जो है विद टाइम जो है वो आपके पास चेंज होती रहती है। ठीक है, इन्वायरमेंट आपकी वेदर इट्स इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट या आपके पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है, दोनों के अंदर आपके पास क्या है, कंसिस्टेंटली आपके पास क्या हो, चेंजेस आपके पास रहती हैं। अब इन्वायरमेंटल जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या करती हैं, लीड करती हैं टुवर्ड्स द डिजाइन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल सिस्टम। इस चीज़ को आप इस तरह से देखेंगे, आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर एक प्रॉपर हायरार्की होती है, एक सेटअप होता है, एक कंट्रोल सिस्टम आपके पास होता है। आपके पास हर बंदा अपना डिसीजन नहीं लेता, बल्कि आपके पास कंट्रोलिंग बॉडीज होती हैं जो कि आपको बताती हैं कि आपने इस टास्क को इस प्रॉपर वे या इस पैटर्न में करना है, और एट द एंड ऑफ द डे आपने इस तरह की रिपोर्ट जनरेट करनी है, इस तरह का फीडबैक फॉर्म आपसे फिल करवाया जाएगा, आपकी जो एवेल्युएशन है उसका क्राइटेरिया ये होगा। ईच एंड एवरीथिंग आपके पास क्या होती है, वो इन लाइन होती है, प्रॉपर पैटर्न के मुताबिक होती है। और आपको जो भी काम दिया जाता है या जो भी आपको एक्टिविटी दी जाती है, आप उसके लिए अकाउंटेबल होते हो टूवर्ड्स योर टॉप मैनेजमेंट। अपने जो भी मैनेजर है आपका, सुपरवाइजर है आपका, आप उसके लिए क्या होते हैं, अकाउंटेबल होते हो। आपको बताना होता है कि मैंने इस एक्टिविटी को इस तरह से जो है वो परफॉर्म किया। तो हमारे पास जो एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इट शेप और इट डिजाइन द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनल स्ट्रक्चर, और फिर उसके साथ साथ आपके पास क्या है कि कंट्रोल सिस्टम। अगर आप थोड़ा प्रीवियसली सिस्टम में देखें, या हम प्रीवियस सिस्टम के बजाय हम अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं जहाँ आपके पास 8-10 बंदे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपके पास क्या होगा, सेटअप या कंट्रोल क्या होगा, वो शायद जो है डिसेंट्रलाइज ज्यादा होगा, वहाँ पे सेंट्रलाइज नहीं होगा। लेकिन आपके पास जो जो इन्वायरमेंटल स्ट्रक्चर आपके पास बढ़ता चला जाएगा, तो आपने हर एक बंदे को प्रॉपर स्किल के हिसाब से मैनेज करना है। इसके आप एग्जांपल इस तरह से ले लें कि आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। अब हर डिपार्टमेंट स्पेशलाइज्ड, एचआर डिपार्टमेंट ओनली स्पेशलाइज्ड फॉर द एचआर एक्टिविटीज, फाइनेंस डिपार्टमेंट इट
फॉर एग्जाम्पल कंट्रोलिंग द फाइनेंसेस, द पेरोल सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग जो भी फाइनेंस से रिलेटेड है एम्प्लॉय का, वो आपके पास वहाँ मैनेज होता है। देन हम कहते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी आपके पास आईटी सिस्टम है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, इट ऑल कंट्रोल्ड बाय द इंफॉर्मेशन सिस्टम। हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, इट मीन कि आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो फैसिलिटेशन है एम्प्लॉयज़ को, वो होती है आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक से, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से। तो आपने देखा कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर जो बढ़ता चला जा रहा है, आपके पास ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ रहा है, तो आपने जो है स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़ के लिहाज से क्या किया, अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो डिज़ाइन किए, और उसी तरह से आपने अपने पास क्या किया, कंट्रोलिंग बॉडी जो है वो वहाँ पर आपने जो है वो वहाँ पे आपने डिजिग्नेट की। तो यहाँ पर आपके पास environmental characteristics जो हैं leads towards the new environmental structure as well as the control system। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, organizations in stable environment choose a mechanistic structure, centralized authority, vertical communication flows, control through strict rules and procedure। Organization in the changing environment choose an organic structure, decentralized authority, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन फ्लो एंड क्रॉस डिपार्टमेंटल कॉर्पोरेशन। अगर आपके पास इन्वायरमेंट स्टेबल है, वो चेंज नहीं हो रही, तो इसमें तो ऑफ कोर्स आपको सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर ही रखना पड़ेगा, वर्टिकल आपके पास कम्युनिकेशन होगी। बट इफ हमारे पास नेचुरल लाइफ के अंदर जो है इन्वायरमेंट आपके कंट्रोल में नहीं होती, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम, बल्कि ऑल ऑफ द टाइम आपके पास इन्वायरमेंट क्या होती है, चेंज हो रही है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर वर्किंग इन this portion that organization in the changing environment choose an organic structure। organic structure में आपके पास decentralized होगा। decentralized को आप इस तरह से देखिए कि आपके पास authority एक बंदे के पास नहीं होगी, बल्कि आपके पास authority क्या होगी, वो delegate की जाएगी। क्या होगा, different authorities, authority को आप जो है एम्प्लॉयज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। आप सारी पावर अपने पास नहीं रखते, बल्कि अपने एम्प्लॉयज के अंदर क्या करते हैं, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। दिस इज डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज मीन दैट कंट्रोलिंग ओनली वन पर्सन। पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जो पावर है वो एक बंदे के पास है। जो भी डिसीजन लेना है, यू हैव टू फर्स्ट टेक परमिशन फ्रॉम दैट, एंड फिर आप करते हैं उसको नीचे की तरफ फ्लो करते हैं। तो ये हमारे पास कंटिजेंसी थ्योरी है, ठीक है। बट हम एक चीज को जरूर देखेंगे कि हमारे पास देयर इज नो बेस्ट वे टू कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ब्लेंड जो है वो यूज करना पड़ता है। हर जगह पे आप जो है एक तरह के स्टाइल जो हम यूज नहीं कर सकते। अगेन आपके पास जो मैनेजमेंट का या जो आपकी लीडरशिप का स्टाइल है, इट रियली मैटर्स अ लॉट। आपके पास जो है चीजें मैनेज करना इतना आसान नहीं होता, और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो चीजें जो हैं विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंटल चेंजेस वो उस चीज को उस तरह से मैनेज करते हैं। हम अगर आज के लेक्चर को देखें तो हमने आज के लेक्चर में ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट के ऊपर जो है वो बात करनी है। हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन की एनवायरनमेंट क्यों मैटर करती है, अभी हमने लास्ट कंटिजेंसी थ्योरी में भी देखा कि जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें जो चेंज आती है, उस वजह से आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल स्ट्रक्चर है या जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल डिज़ाइन है वो आपके पास क्या होता है, विद टाइम आपके पास चेंज होता है। अब जब हम ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट को देखते हैं तो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट सिर्फ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट नहीं होती, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम इस एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फैक्टर्स हैं या जो एक्सटर्नल सिचुएशन है जो आपके पास कंट्रोल में नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन की जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो चेंज आती है, उस चेंज की वजह से आप क्या करते हो कि अपने इंटरनल मैकेनिज्म्स को इनलाइन कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल चेंजेस। तो हमारे पास जो मोस्ट इफेक्टिव है, जो चेंज है, जो आपके इंटरनल प्रोसेसेस को जो है वो डिस्टर्ब करती है, वो आपके पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। तो हमारा फोकस जो है बीइंग अ मैनेजरियल प्रैक्टिसेस के मैनेजमेंट के रूल के हिसाब से, आप एक मैनेजर हैं और यू हैव टू डील विद बोथ चेंजेस, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल चेंजेस। बट बीइंग अ मैनेजर, हाउ यू आर going to challenge और how you are going to control your external environment, यहाँ पे हमारे पास ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है। तो हमारे जो आज का लेक्चर और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो डिफरेंट फोर्सेस हैं, जो डिफरेंट फोर्सेस जो आपको जो है वो आपकी इंटरनल एनवायरनमेंट के लिए जो है ऐसे चैलेंज हैं और आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं, हम उनके ऊपर जो है बात करेंगे। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सटर्नल असेसमेंट, व्हाई एक्सटर्नल असेसमेंट इज इंपॉर्टेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जो स्कैनिंग है वो क्यों जरूरी है, आपको इंटरनली क्या बेनिफिट होगा अगर आप जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को जो है वो स्कैन करते हैं या आप उसकी असेसमेंट करते हैं। हाउ टू कंडक्ट एक्सटर्नल ऑडिट, यू हैव टू कंडक्ट एक्सटर्नल ऑडिट रेगुलरली,
बट हाउ टू कंडक्ट उसका हम प्रोसेस आपके साथ शेयर करेंगे। की एक्सटर्नल फैक्टर्स, देन वी शुड डिस्कस अबाउट द की एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है कि की एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आपके पास हैं वो कौन कौन से हैं, फिर हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम उनकी एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम जो है अपने पास कवर करेंगे। हम की एक्सटर्नल फैक्टर में देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे की एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल जो प्रोसेसेस हैं उनको चेंज कर सकते हैं। हम इस चीज़ को इसलिए डिस्कस करेंगे बीइंग ए मैनेजर। ठीक है, आपने अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को जो है उसके अंदर जो डिसीजन मेकिंग है, जो अथॉरिटी है या जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, उनको आपने कंट्रोल करना है। ठीक है, तो जब तक आपके पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कौन कौन से फोर्सेज हैं जो कि आपको इंटरनली जो है वो डिस्टर्ब कर सकते हैं, तब तक आप एक अच्छे मैनेजेरियल या एक अच्छी मैनेजमेंट टीम के साथ डिसीजन नहीं कर सकते। तो आपकी मैनेजरियल प्रैक्टिसेस को इन्हांस करने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, इस लेक्चर के अंदर आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में जो है इन डिटेल हम आपको बताएंगे। हमारे पास एक्सटर्नल असेसमेंट क्यों जरूरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देखते हैं। द पर्पज ऑफ एन एक्सटर्नल ऑडिट इज टू डेवलप अ फाइनाइट लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट कुड बेनिफिट अ फर्म एंड अवॉइड थ्रेट्स। हमारे लास्ट लेक्चर में भी हमने इस चीज के ऊपर फोकस किया था कि हमने बात की थी स्वॉट एनालिसिस की। हमने कहा था कि हमारे पास स्वॉट के अंदर स्ट्रेंथ हैं, वीकनेसेस हैं, थ्रेट्स हैं और हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं। अब जो हमारे पास स्ट्रेंथ हैं और वीकनेसेस हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल फैक्टर्स हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन कितनी स्ट्रेंथन है, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली कितनी वीक है। ठीक है, वीक इस लिहाज से है कि आपके पास स्किल्स का कम होना, फाइनेंसेस का कम होना, ठीक है, एम्प्लॉय का स्ट्रेस लेवल हाई होना, डिफरेंट आपके पास ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेसेस हैं जो आपके पास कंप्यूटर ना होना, मतलब एक आप मैनुअल है, ऑटोमेटेड नहीं है, बहुत से फैक्टर इंडस्ट्रियल वाइज वो जो है आपके पास वेरी करते हैं। बट जो हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वहां पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी हैं और थ्रेट्स भी हैं। जब आप अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करते हैं या जब आप अपने एक्सटर्नल असेसमेंट करते हैं तो उसका हमारे पास जो पर्पस है वो यही होता है कि यू हैव टू मेंटेन द लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड यू हैव टू मेंटेन द लिस्ट ऑफ थ्रेट। आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी आपके पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर हैं और जो आपके पास थ्रेट्स हैं वो भी आपके पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर ही हैं। ठीक है, हम अपॉर्चुनिटीज के लिए क्यों कर रहे हैं कि जो हमारी स्ट्रेंथ है अगर वो एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज के साथ मैच करती हैं तो हमें उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना होगा। ठीक है, अगर हमारी स्किल्स नहीं है, हमारी स्ट्रेंथ नहीं है और अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है तो देन आवर वीकनेसेस जो हैं हमें इन्हें कन्वर्ट करना होगा अपनी स्ट्रेंथ्स के अंदर ताकि हम उन अपॉर्चुनिटीज को क्या करें, उनको हम अवेल कर सके। इसके साथ साथ आप ये देखें कि आपके पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में थ्रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रहती हैं। हर वक्त आपके पास थ्रेट्स का जो है फैक्टर आपके पास रहता है। फॉर एग्जांपल डिजास्टर का आ जाना, इन्फ्लेशन का बढ़ जाना, इंटरेस्ट रेट का बढ़ जाना, और आपके पास गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी का चेंज हो जाना, ठीक है, सब्सिडी का आपके पास खत्म हो जाना, बहुत से फैक्टर्स ऐसे हैं जो हम आगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट बात करेंगे इन फैक्टर्स के ऊपर वन बाय वन। तो हमारे पास वो डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल सिचुएशन के अंदर। तो हमारे पास जो एक्सटर्नल असेसमेंट है इसका हमारे पास मकसद ही यही है दैट वी शुड नोट डाउन, दैट वी शुड कम अप विद द लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड विद द लिस्ट ऑफ थ्रेट्स। अगर आप अवेयर हैं कि आपके पास ये थ्रेट्स हैं और ये आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं तो अपॉर्चुनिटीज तो आप स्ट्रेंथ अपनी जो है उनके लिहाज से उन्हें मैच कर सकते हैं। बट अगर आपकी थ्रेट्स ऐसी हैं जो वीकनेसेस हैं, वो थ्रेट्स आपके पास हाई है और आप उन थ्रेट्स की जो कंट्रोल करने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए वो आपके पास नहीं है बल्कि आप वीकनेस है वो आपकी, तो उस केस के अंदर आपको जो है वक्त से पहले ही तैयार होना होगा कि आप उन वीकनेसेस को क्या करें, थ्रेट्स के अंदर क्या करें, कन्वर्ट करें। तो आप वीकनेसेस को आप उसको स्ट्रेंथ्स के अंदर कन्वर्ट करें ना कि थ्रेट्स के अंदर उन्हें आप कंट्रोल करें। हमारे पास थ्रेट्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप थ्रेट्स के बारे में फॉर एग्जांपल हम इस किस तरह एग्जांपल लें कि आपके पास कंप्यूटर की एग्जांपल ले लेते हैं हम कि आपके पास कंप्यूटर आया और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जो थी अगर वो ऑटोमेटेड थी तो आजकल वो सारे अगर वो फॉर एग्जांपल मैनुअल वर्किंग पे थे, बैंक्स आप देख लें सबके सब मैनुअल थे। ठीक है, एक आपके पास ब्लैक स्क्रीन आती है, इस पर आप सिर्फ अपना अकाउंट का बैलेंस देख सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। बट अब आपके पास A to Z आपके हाथ में, आप अपना अकाउंट बैलेंस खुद चेक करते हैं, ट्रांसफर खुद
करते हैं, बिल्स आप ऑनलाइन पे करते हैं, थ्रू एटीएम पे करते हैं, सारा कुछ आपके पास क्या, ये तमाम एक ऑटोमेशन, एक टेक्नोलॉजी के अंदर जो है इन्हांसमेंट है, जो आपने यहाँ पर जो है इसको आप देख रहे हैं। तो इससे पहले ये चीज़ नहीं थी। जब आपके पास ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई तो इन एक्चुअल पोजीशन ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या थी, थ्रेट थी। तो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया कि अपनी वो वीकनेसेस, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ने वो वीकनेसेस जो थी, जो इन थ्रेट्स को कंट्रोल नहीं करती, उन्होंने कन्वर्ट किया अपनी स्ट्रेंथ के अंदर। ठीक है, उन्होंने अपने कंप्यूटर्स लिए, अपने सिस्टम को ऑटोमेट किया, खुद को इस काबिल बनाया कि वो इस नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाएं और अपने कस्टमर को क्या करें, उनको जो है फैसिलिटेट करें वो किसी तरह से। तो ये तो आपके पास चीज़ है यहाँ पर, ये आपके पास थ्रेट को उन्होंने देखा और उस थ्रेट के मुताबिक ऑलरेडी आपने अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की स्कैनिंग से वो थ्रेट जो है वो डिस्कवर की। ठीक है, और उस डिस्कवर को आप, उस थ्रेट को आपने क्या किया, उसको कन्वर्ट किया अपने पास, अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया और उस थ्रेट को आपने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लिया। तो आपने देखा कि अगर आप अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते हैं तो आप अपनी अपॉर्चुनिटीज जो है एक्सटर्नल, उनको जो है इजीली कैप्चर कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को आप अवेल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास जो थ्रेट का लेवल है वो भी आपके पास क्या होता है, वो भी लो हो जाता है। तो यहाँ पर आपके पास बिल्कुल बैलेंस एटीट्यूड है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, वीकनेसेस को कन्वर्ट करें अपनी स्ट्रेंथ्स के अंदर। इसी तरह से आप अपने थ्रेट्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपके पास जो है स्ट्रेंथ जो है वो आपके पास जो है वो ज्यादा है। तो द आइडिया इज टू कंसंट्रेट अवर स्ट्रेंथ अगेंस्ट अवर कंपिटिटर रिलेटिव वीकनेसेस। यहाँ पर जो आपके पास एक्सटर्नल असेसमेंट का एक फैक्टर हमने देखा कि यू आर राइटिंग और यू आर नोटिंग डाउन द लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड लिस्ट ऑफ थ्रेट्स। यहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास हैं, थ्रेट्स भी आपके पास हैं, दोनों आप जो हैं इन लाइन कर रहे हैं, साथ साथ आपके पास हो रहे हैं। बट इसके साथ साथ आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट असेसमेंट से ये भी निकाल रहे हैं कि आपकी कौन कौन सी स्ट्रेंथ है, ठीक है, अगेंस्ट अवर कंपिटिटर रिलेटिव वीकनेसेस। आप अपनी स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहे हैं विद द वीकनेसेस ऑफ योर कंपिटिटर्स। आपके पास जो कंपिटिटर्स हैं वो भी आपके पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एक फैक्टर है। ठीक है, आपके कंपिटिटर्स भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं है, वो इंटरनल आपके ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर नहीं, आपके पास ऑर्गेनाइजेशन का एक्सटर्नल फैक्टर है। तो अगर आपकी असेसमेंट का मकसद ये है कि आप जो है वो लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज लें और लिस्ट ऑफ थ्रेट निकालें और इसके साथ साथ आप क्या कर रहे हैं कि अपनी स्ट्रेंथ को, यू आर कंपेयरिंग योर स्ट्रेंथ विद द वीकनेसेस ऑफ योर कंपिटिटर्स। तो यहां पर आप क्या चीज देख रहे हैं कि अगर आपकी स्ट्रेंथ अपने कंपिटिटर की वीकनेसेस से ज्यादा है तो इट्स मीन दैट आप मार्केट में एक स्टेबल पोजीशन के ऊपर हैं। अगर आपकी स्ट्रेंथ जो है वो कम है बल्कि आपकी वीकनेसेस ज्यादा हैं और आपके जो कंपिटिटर्स की स्ट्रेंथ है वो आपसे ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए जो है वो प्रॉब्लमेटिक फेज है। यहाँ पर मैनेजमेंट का जो है वो डिसीजन आएगा कि मैनेजमेंट कौन कौन सी स्ट्रेटजीज डिजाइन करे, कौन कौन से पॉलिसी एक्शन वो ले, ठीक है, कौन से ऐसे रोड मैप जो है वो डिजाइन करे कि वो अपनी वीकनेसेस को क्या करे, अपने स्ट्रेंथ के अंदर जो है कन्वर्ट करें। तो यहाँ पर हम इसको वाइंड अप करेंगे इस चीज को कि हमारे पास एक्सटर्नल असेसमेंट के 3 हमान हमने देखे यहाँ पर पर्पस कि फर्स्ट ऑफ ऑल you have to explore the list of opportunities and the list of threats, and secondly you are comparing your strength with the weaknesses, और for example आप अपनी weaknesses को देख रहे हैं कि मेरी कौन कौन सी ऐसी weakness है जो कि strength में convert हो के मैं competitive edge जो है वो market में ले सकता हूं। तो यहाँ पर आपने जो है दोनों एंड से चीजों को हम देख रहे हैं। एक्सटर्नल ऑडिट में हमारे पास इंडस्ट्री एनालिसिस की हम बात करेंगे और हम बात करेंगे एनवायरमेंटल स्कैनिंग की। इंडस्ट्री एनालिसिस एंड असेसमेंट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन इंडस्ट्री। आप जब बात कर रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि आपकी कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ हैं जिसको आप जो है यू आर कंपेयरिंग दो स्ट्रेंथ विद द वीकनेसेस ऑफ योर कंपिटिटर्स। तो अगर आपके पास स्ट्रेंथ ज्यादा है और वीकनेसेस जो है आपके पास कम है आपकी, और आपके जो कंपिटिटर की वीकनेसेस आपके मुकाबले में ज्यादा हैं, तो इट्स मीन कि आपके पास जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपके पास आपके एंड पे क्या है वो हाई है। ठीक है, क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमा रही है तो वो किस बेस पर कमा रही है, अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ की बेस के ऊपर, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की जो इंटरनल स्ट्रेंथ है वो उन्हें हेल्प करती हैं कि आप क्या करें कि आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो अपॉर्चुनिटीज है उनको क्या करें, टाइमली जो है कैप्चर करें। यहाँ पर टाइमली का वर्ड मैंने इसलिए यूज किया कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो एक लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं रहती। अपॉर्चुनिटी थोड़ी देर के लिए आती है और उसके बाद आपके पास क्या होती है, वो आपके लिए थ्रेट बन जाती है थोड़े टाइम के बाद। तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को टाइमली अवेल करना है ताकि उस अपॉर्चुनिटी को आप एज एन अपॉर्चुनिटी ही क्या करें,
वो उसको आप जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करें। अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेते हैं तो आप मार्केट शेयर अपना बढ़ाएंगे, अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी उसको आप क्या करेंगे, इन्हांस करेंगे। अपॉर्चुनिटीज को टाइमली सेस करने का पर्पज ही यही है कि आप अपने कंपटीटर से क्या करें, वो एज ले जाएं। जब आप अपने कंपटीटर से एज लेंगे, आपका मार्केट शेयर ज्यादा होगा, तो ऑफ कोर्स आपको जो आउटकम है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास ऑलरेडी आपके पास ज्यादा हो जाएगी और आपके जो प्रॉफिटेबिलिटी का फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशन का, वो आपके पास ज्यादा होगा। सेकंड जिसके अंदर पॉइंट है हमारे पास, टू करेक्टराइज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द कंपटीशन विद इन एन इंडस्ट्री। अगर आप इंडस्ट्रियल एनालिसिस कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि मेरी कौन कौन सी स्ट्रेंथ और कंपटीटर से कौन कौन सी वीकनेसेस हैं, और आप ये देखते हैं कि यार मेरे पास जो स्ट्रेंथ है वो इस कंपटीटर के पास नहीं है, या इसका उल्ट भी हो सकता है कि आपके जो वीकनेसेस हैं वो ज्यादा हैं और जो आपके कंपटीटर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ्स जो हैं वो क्या हैं, वो ज्यादा हैं। मतलब आपकी वीकनेसेस ज्यादा हैं और आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वो बहुत ज्यादा कम है विद रिस्पेक्ट टू योर कंपटीटर्स। तो यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर आप अपने लिए करेक्टिव मेजर्स लेनी पड़ेंगी आपको। तो इंडस्ट्री एनालिसिस है, इसका मेन पर्पस ही यही है कि जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजर्स हैं, वो क्या करें, इस चीज को देखें और स्कैन करें अपनी इन्वायरमेंट को कि वेदर वी आर ऑन अ सेफ साइड या हमारी वीकनेसेस ज्यादा है और हमारी स्ट्रेंथ जो है वो क्या है, कम है। एक तो जो नो डाउट के कंपटीशन का एक फैक्टर हमारे पास यहाँ पर आएगा, क्योंकि मैनेजर्स जो है आपके पास, जो भी आपके पास स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जो टॉप मैनेजमेंट आपकी है, वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी कि आपके पास वीकनेसेस ज्यादा हो और स्ट्रेंथ क्या हो वो कम हो, बल्कि हर मैनेजमेंट ये चाहेगी कि हम जो है अपनी वीकनेसेस को क्या करें, कन्वर्ट करें इनटू आवर स्ट्रेंथ्स। हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल पर्पस हमारा यही होना चाहिए और मैनेजर्स इस तरह से ही हमारे पास जो है चीजों को देखते हैं। तो यहाँ पर आप जब एक मैनेजर देख रहा है, सिमिलरली जो कंपटीटर्स हैं वो भी अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट स्कैन करें, वो भी आपकी इंडस्ट्री के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रखते हैं और वो देखते हैं कि कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी आपने अडॉप्ट की, कौन सा नया प्रोडक्ट बनाया, आपके प्रोडक्ट की सेल क्या है, कौन सा प्रोडक्ट आपका मार्केट में ज्यादा कम्पीट कर रहा है। हर चीज को आपका कंपटीटर जो है प्रॉपरली मॉनिटर कर रहा होता है, उसको वो देख रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस चीज को देख रहे हैं कि हमारे पास एक किस्म का कंपटीशन क्रिएट हो रहा है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की स्कैनिंग से सिर्फ आप स्कैन नहीं करके बल्कि आपके कंपटीटर्स भी क्या कर रहे हैं, वो भी स्कैन कर रहे हैं, वो भी अपने प्रोग्रेस को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं और अपनी वीकनेसेस को अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करें, क्योंकि वो भी मार्केट में उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया, उनका भी इन्वेस्टमेंट हुई है, उन्होंने अपना टाइम दिया बिजनेस को और वो भी मार्केट में बिजनेस के लिए आए हुए हैं। ठीक है, तो बिजनेस के लिए जब आए हैं तो मैनेजर्स का ये रोल बनता है कि वो अपने पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के स्कैनिंग को जो है वो रेगुलरली मॉनिटर करें और जो उनकी वीकनेसेस है उनको क्या करें, स्ट्रेंथ के अंदर जो है कन्वर्ट करें। तो हमने यहाँ पे 2 पॉइंट डिस्कस किए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास इंडस्ट्री एनालिसिस के अंदर जो है, जो आपके पास एक्सटर्नल ऑडिट है वो हेल्प करता है आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी को एनहांस करने में। ठीक है, यू शुड आइडेंटिफाई योर वीकनेस एंड यू शुड कन्वर्ट दोज वीकनेसेस इनटू योर स्ट्रेंथ, ताकि आप क्या करें, अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज को क्या करें, उनको आप कैप्चर करें। सेकंड हमने बात की कि आपके पास एक ड्राइविंग फोर्स है, बिकॉज ईच एंड एवरी मैनेजर दे आर स्कैनिंग द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दे वांट टू नो दैट व्हाट आर आवर स्ट्रेंथ, व्हाट आर आवर वीकनेसेस इन विद रिस्पेक्ट टू अवर कंपटीटर्स। ठीक है, यहाँ पर अपनी आप नहीं देख रहे, आप अपने कंपटीटर से खुद का कंपैरिजन कर रहे होते हैं। तो ये कंपैरिजन आपके पास क्या है, आपके पास कंपटीशन जो है आपके पास क्रिएट करता है। सिमिलरली आप अगर अपनी रियल लाइफ में देखें, आप देखते हैं कि मेरे फलाने दोस्त का CGPA बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आपके पास क्या होता है, अच्छा यार अभी फर्स्ट सेशन में इसके इतने नंबर आए, सेकंड में इतने आए हैं, अभी मैं ये थोड़ी सी एफर्ट करूं तो ये मेरे पास हो जाएगा। तो आप ये चीज देखते हैं कि एक बंदे की किस तरफ वीकनेस है, ये बंदा मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं है, मैं मैथमेटिक्स में स्ट्रांग हूं, तो मैं अगर दूसरे सब्जेक्ट में नहीं नंबर ले सकता तो मैं मैथमेटिक्स में जो है compete करके अपने स्कोर आगे करूं, 4 GPA ले लूं, ताकि ओवरऑल जो है रिजल्ट को मैं अपने क्या करूं, बैलेंस करूं। तो आपके पास यहाँ पर जो है वो कंपटीशन लाइफ के हर एज पे है, वेदर यू आर स्टूडेंट, वेदर यू आर इन द ऑर्गेनाइजेशन, बीइंग यू एट द टॉप मैनेजमेंट, वेदर यू आर इन द इंडस्ट्री के अंदर आपके पास एक्सटर्नली फिर आपको क्या करना है, कम्पीट करना पड़ेगा। तो लाइफ में ईच एंड एवरीवेयर यू हैव टू कम्पीट टू सिक्योर द पोजीशन। आपको ये चीज कंपटीशन के बगैर ऑफ कोर्स चीजें इजी नहीं रही आपके लिए आजकल। हेल्प मैनेजमेंट क्रिएट एंड मेंटेन कम्पिटिटिव एडवांटेज। ऑफ कोर्स अगर आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ ये है और आपके पास जो मशीनरी है, जो टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट करने जा रहे हैं वो आपके पास अभी तक किसी भी कंपटीटर ने अडॉप्ट नहीं की,
तो इसका मतलब ये हुआ जो नई टेक्नोलॉजी है वो आपको अगले 10-12 साल तक क्या करेगी कि एक कम्पिटिटिव एज जो है वो दे के आपके पास रखी। नो डाउट कि इनिशियली आपको कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगी कोई भी एक नया काम करने के लिए, क्योंकि आप खुद को डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं अपने कंपिटिटर से। तो ये डिफ्रेंशिएशन जो है हमेशा आपके पास कॉस्टली होती है, बट रिस्क है एक, आप रिस्क लेते हैं और रिस्क जितना ज़्यादा आपके पास होगा ऑफ कोर्स आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ज़्यादा आपके पास की होगी, वो हाई होगी। एनवायरमेंटल स्कैनिंग टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, हमने इसको बहुत डिटेल डिस्कशन की कि हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो थ्रेट्स हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको हम कैप्चर करते हैं। इसके साथ साथ हम क्या देखते हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट स्कैनिंग में हम अपने पास इंडस्ट्री एनालिसिस में हम देखा कि हम अपने पास कंपटीटर की जो अपने कंपटीटर्स हैं उनके हम पोजीशंस भी जो है देखते हैं कि हमारे पास जो कंपटीटर है उसकी जो करंट पोजीशन है वो आपके पास इस वक्त क्या है। ठीक है, उस कंपटीशन उस पोजीशन को हम देखते हुए हम करते हैं, आगे हम अपने डिसीजन लेते हैं। एक्सटर्नल ऑडिट हमारे पास और क्या क्या करता है, हम इसके ऊपर देखते हैं। फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड इवैल्यूएटिंग इवेंट्स बियॉन्ड द इमीडिएट कंट्रोल ऑफ द फर्म। हमने जैसा कहा कि इंटरनल एनवायरनमेंट तो ठीक है, आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपनी वीकनेसेस को अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉय मोटिवेटेड नहीं है आपके पास, एम्प्लॉय की मोटिवेशन के लिए आप रिवॉर्ड सिस्टम अपना इंप्रूव कर सकते हैं। आप जो हैं वो साइकोलॉजिस्ट को बुला सकते हैं, आप जो हैं वो डिफरेंट ट्रेनिंग्स अरेंज कर सकते हैं। हमारे पास बहुत से ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं। इंटरनल फैक्टर है आपके पास, एम्प्लॉय मोटिवेशन, एम्प्लॉय कमिटमेंट को आप इन्हांस कर सकते हैं। बट इशू इज that you cannot control your external environment। external environment हमारे पास वो एक्टिव वो फोर्सेस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्टिल बट मतलब हमारे पास जो है इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो हमारा पर्पज यही होता है कि हम क्या करें कि हम अपनी फोकस करें उन इवेंट्स के ऊपर, हम उन इवेंट्स को आइडेंटिफाई करें जो कि हमारे पास इमीडिएट कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, डिजास्टर का आ जाना, अब डिजास्टर का आ जाना आपके पास क्या है कि वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो एक नेचुरल हैजर्ड है। तो अब उसके आने से अगर वो आता है तो आप अपने पास किस तरह से चीज़ों को जो है वो देखेंगे, ये आपके पास ऑफ कोर्स पहले प्लानिंग होनी चाहिए थी। इस तरह से आप देखें, आपके पास गवर्नमेंट के इंटरेस्ट रेट का बढ़ा देना, और आपका अगर बिजनेस इंटरेस्ट रेट के ऊपर है और आपने लोन लिया बैंक से, इंटरेस्ट रेट का बढ़ जाना, ऑफ कोर्स आपके इंस्टॉलेशन की जो है वो आपके पास प्राइस बढ़ जाएगी, तो वहाँ पर आपके पास जो इश्यूज हैं वो वहाँ पर देखने पड़ेंगे आपको। तो किस तरह से आपके पास है, आगे हम बात करते हैं। इंक्रीज फॉरेन कंपटीशन, पॉपुलेशन शिफ्ट, डेमोग्राफिक्स है, एजिंग पॉपुलेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपने ये चीज़ देखी कि फोकसिंग ऑन आइडेंटिफाइंग एंड एवेल्युएटिंग इवेंट बियॉन्ड द इमीडिएट कंट्रोल ऑफ द फर्म। हमारे पास अगर ऐसा है तो हमारे पास क्या है, इंक्रीज्ड फॉरेन कंपटीशन, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये आपके पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का फैक्टर है कि इंक्रीज्ड फॉरेन कंपटीशन, आपके पास जो फॉरेन कंपटीशन है वो आपके पास बढ़ गया। अब इस चीज़ को हम इस तरह से देखेंगे कि मैनेजर्स जो हैं वो आजकल सिर्फ एक बिजनेस के ऊपर फोकस नहीं कर रहे। आप एक चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि आप जिस बिजनेस में हैं, एक टाइम तक आके वो बिजनेस आपके पास क्या सैचुरेट हो जाएगा, आपके पास इतने ज़्यादा सब्सिट्यूट एक आ जाएंगे या इतने ज़्यादा आपके पास मार्केट में कंपटीटर्स अवेलेबल हो जाएंगे कि आपके लिए उस बिजनेस को लॉन्ग टर्म में लेकर चलना शायद पॉसिबल नहीं रहेगा। इस केस के अंदर फिर क्या किया जाए, इस केस के अंदर जो मैनेजर्स हैं वो क्या करते हैं कि वो स्विच करते हैं। नाउ डेज वी ऑलवेज टॉक अबाउट द ग्लोबलाइजेशन, वी टॉक अबाउट द इंटरनेशनलाइजेशन, दीज आर वेरी वास्ट कंसेप्ट। ये हमारे पास बहुत बड़े कंसेप्ट है इंटरनेशनलाइजेशन के, बिजनेस आपके पास इंटरनेशनलाइज हो गए हैं। आपके पास फर्म्स जो हैं वो सिर्फ एक जगह पर बिजनेस नहीं कर रहे हैं बल्कि बाहर के दूसरे कंट्रीज के अंदर भी उन्होंने क्या किया, अपने बिजनेसेस को क्या किया, उन्होंने स्विच किया। इस केस के अंदर आपके पास गवर्नमेंट जो है उनका बहुत ज़्यादा अहम रोल है। ठीक है, ये फॉरेन कंपटीशन जो इंक्रीज्ड फॉरेन कंपटीशन है, इसके अंदर गवर्नमेंट के जो है वो रेगुलेशंस, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज उनका बहुत बड़ा एक रोल है। आप फॉर एग्जांपल इस चीज़ को देखें कि आपके पास कनाडा या डिफरेंट कंट्रीज़ के, आपके पास यूके के अंदर स्किल्ड इमिग्रेंट प्रोग्राम थे कि स्किल्ड लेबर को क्या करते थे, वो आपके पास इमिग्रेशन प्रोवाइड करते थे। व्हाई दे आर प्रोवाइडिंग इमिग्रेशन, अपनी कंट्री का जो है रेजिडेंसी किसी बंदे क्यों वो दे रहे हैं, द रीज़न बिहाइंड कि उनको एक स्किल्ड लेबर मिल रहा है, उनके पास एक इंडस्ट्री है, उनके पास रिसोर्सेज है, बट दे डोंट हैव द स्किल्ड लेबर। अब वो क्या कर रहे हैं कि स्किल्ड लेबर को जो है वो हायर कर रहे हैं, एक स्किल्ड बंदा जो ऑलरेडी बिल्कुल तैयार है, आएगा और एकदम काम स्टार्ट कर देगा। रिसोर्सेज आपके पास हैं, टेक्नोलॉजी, मशीनरी, फाइनेंशियली और स्ट्रॉन्ग, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव। अब आपके पास रिसोर्स नहीं है, तो रिसोर्सेज उन्होंने इमिग्रेशन ओपन की और पूरी दुनिया से उन्होंने क्या की, उन्होंने मतलब के डिफरेंट लोगों की इमिग्रेशन दी एंड नाउ दे आर जस्ट फ्लोरिशिंग। आपके पास क्या है, उनकी जो है वो फ्लोरिश हो रहे हैं, आपके पास उनकी मूवमेंट आसानी से चल रही है। सेम थिंग आपके पास ये है कि जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं वो क्या करती हैं कि अपनी किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए
ठीक है, वो क्या करती हैं कि डिफरेंट किस्म के इंसेंटिव्स देती हैं। अब इंसेंटिव्स में आपके पास क्या है, जो फॉरेनर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव दिए जाते हैं कि फॉरेनर जो है वो आए यहाँ पर इंडस्ट्री लगाए। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, फॉरेनर इंडस्ट्री लगा रहा है उनकी कंट्री में आके, तो इट्स मीन दैट दे आर जस्ट ब्रिंगिंग इन अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट वो लेकर आ रहा है। सेकेंडली जो है वो वर्क फोर्स वहां से नहीं ला रहा, बल्कि आपकी जो वर्क फोर्स है, जो उस कंट्री की लेबर है, वो हायर की जाएगी। इट्स मीन कि आप एक तरफ तो जो है इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं फॉर योर लोकल इंडस्ट्री, फॉर योर लोकल पीपल। आप अपने लोकल पीपल के लिए इंडस्ट्री जो है वो कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, कंपटीशन भी जनरेट कर रहे हैं कि आपकी लोकल इंडस्ट्री भी उस फॉरेन के आने की वजह से वो भी क्या करेगी, अपनी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस स्टार्ट कर देगी। तो इस तरह से आजकल आपके पास क्या है कि आपके पास अब अनकंट्रोलेबल फैक्टर है फॉरेन कंपटीशन जो आपके पास है। ठीक है, तो यहाँ पर आप चीज देखें कि हमारे पास फॉरेन कंपटीशन का बढ़ जाना, तो आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर इस चीज को जो है वो फोकस करना होगा। सेकेंडली पॉपुलेशन शिफ्ट, आपके पास जो पॉपुलेशन है उसके ट्रेंड्स जो हैं वो बहुत तेजी से आपके पास क्या हो रहे हैं, स्विच हो रहे हैं। इस चीज को तो आप इस तरह से देखें कि आपके पास विद टाइम जो है टेक्नोलॉजी एक ऐसा फैक्टर है जिसने एक तो अवेयरनेस का जो था लेवल वो लोगों का बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ। अब पहले आपके पास ये था कि आपके पास टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट नहीं थी। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी, इंटरनेट नहीं था आपके पास, फेसबुक नहीं थे, तो चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। आपके पास जब इंटरनेट का आया, फेसबुक आया, अवेयरनेस बढ़ी, इंटरनेट ने आपके पास पूरी दुनिया की चीज़ें आपके पास ग्लोबलाइज कर दी, ऑनलाइन चीज़ें आपके पास आप देख सकते हैं, डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, डिफरेंट माइंडसेट हैं, नॉलेज इतना आपके पास अवेलेबल हो गया। पहले बुक्स ही नहीं मिला करती थी, एक बुक है, इस तरह से है। अब आपके पास इंटरनेट के ऊपर ऑल अवेयर आपके पास हर जगह पे बुक्स जो हैं वो ढेर पड़ी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास क्या चीज़ है, ये आपके पास जो है इम्प्रूव कर रही हैं आपके पास पॉपुलेशन की जो अवेयरनेस है उसको। तो आपके पास जो पॉपुलेशन के जो ट्रेंड है, ना सिर्फ थिंकिंग के, क्रिएटिविटी के, बल्कि जो पहनने के स्टाइल हैं, जो ड्रेस का, हर चीज़ आपके पास क्या हो रहा है, वो चेंज हो रही है। तो अब ये जो पॉपुलेशन की जो शिफ्ट है, पॉपुलेशन की जो चेंज है, जो पॉपुलेशन के अंदर जो एक सोच, अवेयरनेस, ट्रेंड्स बदल रहे हैं, तो उस लिहाज से इंडस्ट्री को भी अपने आप को क्या करना पड़ेगा, वो चेंज करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये एक और एक्सटर्नल फैक्टर आपके पास है कि जो कस्टमर है, जो आपका क्लाइंट है, नाउ दे आर मोर अवेयर। उन्हें पता है कि जो आप ये जो डिज़ाइन बना रहे हैं अब आपके पास ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है, पुराना डिज़ाइन है। ठीक है, अब उस पुराने डिज़ाइन को लेकर वो आगे नहीं चल सकते। तो यहाँ पर आपने इस चीज़ को देखे कि आपके पास एक पुराना डिज़ाइन अब एप्लीकेबल नहीं रहा, बिकॉज कस्टमर जो है वो आप नहीं देंगे, आपका कंपटीटर दे देगा, या कोई नई इंडस्ट्री बाहर से आगे वो आपके पास क्या करेगी, दे देगी। बिकॉज कस्टमर इज किंग, दे ऑलवेज रिक्वायर व्हाट दे थिंक, जो वो सोचेंगे वो उन्हें चाहिए। ठीक है, एंड यू हैव टू प्रोवाइड इट, बिकॉज आपने उनसे बिजनेस लेना है। तो यहाँ पर आपके पास पॉपुलेशन का शिफ्ट जो होना, पॉपुलेशन का माइंडसेट, पॉपुलेशन की जो क्रिएटिविटी है, पाकिस्तान की थिंकिंग है, पॉपुलेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके पास अवेयरनेस लेवल बढ़ने से जो उनकी रिक्वायरमेंट्स चेंज हुई हैं, उन रिक्वायरमेंट्स का चेंज होना भी ये आपके पास आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, आपने देखा कि एक्सटर्नल ऑडिट के कितने बेनिफिट्स हैं। हमने सिर्फ ये नहीं कि अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, दीज आर अनदर फैक्टर्स जो हमारे पास प्रॉब्लमेटिक हैं। डेमोग्राफिक्स, फॉर एग्जांपल एजिंग पॉपुलेशन, हमारे पास जो है डेमोग्राफिक्स आपके पास है, एज है आपकी, ठीक है, आपके पास बढ़ रही है, जो आपके पास पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो आपका एज लेवल वो भी आपके पास क्या हो रहा है, वो भी इम्प्रूव हो रहा है। तो आपके पास डेमोग्राफिक्स का, एज का बढ़ना भी आपके पास रिक्वायरमेंट्स का डिफ्रेंशिएट होता है। ये जो एज बढ़ेगी आपकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट चल जाएंगी, मे बी आप मेच्योर होते चले जा रहे हैं विद द टाइम, तो उसके साथ साथ आपकी जो थिंकिंग है, चीज़ों को देखने के जो पैरामीटर्स हैं वो बदलेंगे। एंड ऑफ कोर्स दिस थिंग इज अगेन अनकंट्रोलेबल फैक्टर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि जिसने ना सिर्फ आपकी लाइफ को चेंज किया बल्कि बिजनेसेस के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आईटी के आने से आपकी लाइफ में ज़्यादा आसानी आई। ठीक है, नो डाउट के नाउ द थिंग्स आर वेरी मच डिफरेंट। नाउ द डेवलप्ड कंट्रीज दे आर थिंकिंग अबाउट दिस फैक्टर कि टेक्नोलॉजी तो आई, आसानी आई लाइफ में, बट द एथिक्स, ह्यूमन वैल्यूज़ आपके पास, वो चीज़ें अब आपके पास क्या होती हैं, वहाँ पर आप उन पे कंप्रोमाइज़ करके आईटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप मोबाइल फ़ोन को देखें, यहाँ पर
आपके पास फेसबुक पे कई वीडियोस आपको ऐसी मिल जाएंगी कि पीपल नॉट बॉदर अबाउट यू, दे आर बॉदरिंग अबाउट देयर मेल्स। हर वक्त पहले आप पीसी पे बैठे वहाँ मेल चेक करें, उसके बाद आप मोबाइल पे आके मोबाइल पे मेल चेक कर रहे हैं मोबाइल डाटा के थ्रू। मीन इंटरेक्शन जो है वो कम हो गई है, रिश्तों के दरमियान में गैप आ गए हैं। ठीक है, बेटा बाप से बात करना कम पसंद करेगा, गेम्स खेलना ज़्यादा पसंद करेगा, चैट करना ज़्यादा पसंद करेगा, फेसबुक पे न्यू फ्रेंड्स बनाना ज़्यादा पसंद, अपने बहन भाइयों को छोड़ उस तरफ ज़्यादा। आपके पास डिफरेंट कल्चर के अंदर फैक्टर आया है, तो ये चीज़ भी आपने देखनी है कि आपके पास एक अनकंट्रोलेबल फैक्टर है आईटी। आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज आना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत से फैक्टर्स आपके पास हैं, बट आईटी का जो रोल है हम उसे डिनाई नहीं कर सकते। आईटी रियली कंट्रीब्यूटेड वेरी वेल। हम जो आज बात कर रहे हैं, आप जो स्टडी कर रहे हैं, दिस इज ऑफ कोर्स अ मिरेकल ऑफ आईटी कि हम यहाँ आपको लेक्चर दे रहे हैं, आप वहाँ बैठे सुन रहे हैं, देन ईच एंड एवरीथिंग ऑन टेस्ट वगैरह हर चीज़ ये आपके पास देखें। फैसिलिटेशन भी दी आईटी ने आपकी एजुकेशन प्रमोट करने में। ठीक है, वर्चुअल लिंकेज एक क्रिएट किया, ना सिर्फ हम पाकिस्तान में बल्कि हम दुनिया के किसी भी कोने में जो है ये वर्चुअल लिंक जो है वो क्रिएट करके जो है अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं। फैसिलिटेशन भी हमारे पास है। तो अगेन हमारे पास आईटी की कंट्रीब्यूशन वी कैन नॉट डिनाई, वहाँ पे आपके पास एक फैक्टर है और चेंजिंग ट्रेंड्स है आपके पास आईटी के अंदर भी। तो सिमिलरली आपके पास आईटी की जो डेवलपमेंट है ये भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो एक फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, और आईटी के हम इस चीज़ को डिनाई नहीं, बट आईटी इसी चीज़ में आपको फैसिलिटेट भी करती है कि आप इस तरह की अपने पास चेंजेस को किस तरह से मॉनिटर कर सकते हैं, किस तरह से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। एक्सटर्नल ऑडिट में हमारे पास जो की आउटकम्स आती हैं आपके पास एक्सटर्नल ऑडिट की, वो हमारे पास दो हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास जो है कि यू हैव द की अपॉर्चुनिटीज एंड यू हैव द की थ्रेट्स। अब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अपॉर्चुनिटीज तब है जब आपके पास स्ट्रेंथ्स हैं। अगर वो वीकनेसेस, अगर आपकी वीकनेसेस ज़्यादा हैं तो अपॉर्चुनिटीज आपको शायद अपॉर्चुनिटीज नज़र ना आए, बल्कि आपकी ज़्यादा फोकस थ्रेट के ऊपर होगा, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ तो है ही नहीं, आपकी तो वीकनेसेस ज़्यादा हैं। अगर वीकनेसेस ज़्यादा तो इट्स मीन कि जो आपके थ्रेट्स हैं वो आपके लिए जो है वो ज़्यादा है। अगर आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होंगी तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी ऑफ कोर्स वो भी आपके पास बहुत ही ज़्यादा होंगी। तो यहाँ पर हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है, कोई भी ऐसी चेंज, कोई भी ऐसी एक्सटर्नल आपके पास फैक्टर जो कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को इन्हांस कर सकता है, वो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपकी इंटरनल प्रोग्रेस को जो है वो कम कर सकती है, आपके प्रॉफिट को कम कर सकती है, आपके मार्केट शेयर को कम कर सकती है। ठीक है, आपके कस्टमर को आपसे खींच सकती है। फॉर एग्जांपल आपका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, तो ये आपके पास क्या है वो थ्रेट है। सब्स्टिट्यूट या आपके कंपटीटर का आना मार्केट में ये आपके लिए एक थ्रेट है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है, तो आपके पास डिफरेंट इंडस्ट्री के लिहाज से आपके पास जो आपके पास हैं वो अपॉर्चुनिटीज हैं, थ्रेट्स हैं, द डिफरेंशिएट। तो हमें इस चीज़ को देखना होगा कि एक्सटर्नल ऑडिट हमें हमारी की अपॉर्चुनिटीज और की थ्रेट्स जो है उनसे हमें अवेयर करता है। ठीक है, मैनेजर्स एंड देन फॉर्मुलेट स्ट्रेटजीज। अब यहाँ पर जो है आपके पास मैनेजरियल प्रैक्टिसेस का जो है यहाँ पर आपके पास रोल आता है कि नाउ यू ऑलरेडी नो दैट कि हमारे पास एक्सटर्नली हमारे पास जो है वो थ्रेट्स हैं, एक्सटर्नली हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हैं तो कौन कौन सी ऐसी मैनेजरियल प्रैक्टिसेस हैं, कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो मैनेजर जो हैं वो लोग बनाएं ताकि हम उन अपॉर्चुनिटी से क्या करें। अपॉर्चुनिटी चल के आपके पास नहीं आएगी, यू हैव टू डू समथिंग। ठीक है, यू हैव टू डू समथिंग। फॉर एग्जांपल आप अभी जो है वर्चुअली पढ़ रहे हैं, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि आपके पास टाइम नहीं है, बट आप जब टाइम है तब आप सीडी सुन सकते हैं, आप अपने नोट्स बना सकते हैं, आप हर चीज़ खुद देख सकते हैं। तो ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी, आपने देखा कि मैं इतना टाइम निकाल सकता हूँ और मैं इस चीज़ को इस तरह से मैनेज कर सकता हूँ, फाइनेंशियली मेरे पास इतना नहीं, बट मैं यहाँ पर फाइनेंशियली ये मुझे चीज़ सूट करती है। तो आपने क्या किया कि आपने अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई की अपने लिए और अपने आप को आपने बाउंड किया कि मैं ये चीज़ करने जा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो आपने एक स्ट्रेटजी बनाई कि मैं किस तरह से इस अपॉर्चुनिटी को जो है वो अब अवेल करूंगा, मैं कितने घंटे पढ़ूंगा, मैं किस टाइम पे अपना देखूंगा, मैं किस टाइम अपने ट्यूटर से जो है डिस्कस करूंगा, किस टाइम मैंने ईमेल करनी है। यू ऑलरेडी प्लान ईच एंड एवरीथिंग, नाउ दिस इज योर रोल, यू एक्ट एज अ मैनेजर। उस अपॉर्चुनिटी को आपने लिया, अब आपके पास अगला काम जो है स्टार्ट होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मैनेजर है आपके पास फिर स्ट्रेटजीज बनाया गया कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं तो हम अपनी स्ट्रेंथ्स के थ्रू अपॉर्चुनिटीज को किस तरह से जो है कैप्चर करें।
हमारे पास जो है वो वीकनेसेस हैं, ठीक है। तो इन वीकनेसेस को हम किस तरह से जो है इम्प्रूव करें ताकि हमारे पास जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं वो हमारे पास जो है वो हमारे पास कम हो सके। तो यहाँ पर हमारे पास मैनेजर देन फॉर्मुलेट द स्ट्रेटजीज टू टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज, वो अपने पास स्ट्रेटजीज डिजाइन करते हैं। स्ट्रेटजीज हमारे पास क्या चीज होती हैं? स्ट्रेटजीज हमारे पास एक कोर्स ऑफ एक्शन होता है, हम नेक्स्ट लेक्चर में इनको बात करेंगे। स्ट्रेटजीज हमारे पास होती हैं, एक हमारे पास रोड मैप होता है, ठीक है, जो कि मैनेजर्स टॉप लेवल जो है वो उसको डिसाइड करता है कि हम ये जो है अपॉर्चुनिटी अवेल करने चाह रहे हैं और इस अपॉर्चुनिटी से हमारे पास ये बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। प्रॉपरली वेल कम्युनिकेटेड हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है, एम्प्लॉयज को बताया जाता है पहले इससे कि वो जो भी अपनी पॉलिसी बनाने जाए उससे पहले जो है उनको अवेयर किया जाता है और फिर क्या करते हैं उस अपॉर्चुनिटीज क्या करते हैं एडवांटेज लेते हैं, अवॉइड रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ थ्रेट। और फिर सिमिलरली मैनेजर इस तरह की स्ट्रेटजी भी बनाते हैं ताकि जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं उनको कम से कम किया जाए और जो आपकी वीकनेसेस हैं हम उन्हें किस तरह से जो है अपने पास स्ट्रेंथ में जो है उनको हम अपने पास कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो हमारे पास प्रोसेस है एक्सटर्नल ऑडिट का, इसके हमारे पास कुछ हमारे पास आई बिलीव 4 स्टेप्स हमारे पास हैं, हम इनको वन बाय वन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग एन एक्सटर्नल ऑडिट मस्ट इन्वॉल्व एज मैनी मैनेजर एंड एम्प्लॉयज एज पॉसिबल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि यू आर गोइंग टू कंडक्ट द एक्सटर्नल ऑडिट, but here the first step, the foremost thing is that you have to involve as much manager as much employees as well। आप सिर्फ टॉप मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे कि आपके जो टॉप मैनेजमेंट जो है वो डिसाइड करें, वो एक्सटर्नल ऑडिट स्क्रीनिंग करें। यहाँ पर ये बात की जा रही है कि यू हैव टू इन्वॉल्व योर मैनेजर्स, यू हैव टू इन्वॉल्व योर एम्प्लॉयज एज वेल। मीन यहाँ पर बहुत ब्रॉड सेंस में जो है वो बात की जा रही है। अब जो इसके बेनिफिट्स बताए गए हैं कि आप जब इन्वॉल्व करें तो हमारे पास क्या होगा, लीड टू गुड अंडरस्टैंडिंग एंड कमिटमेंट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर। हमारे पास ये 2 बेनिफिट्स हैं अगर आप इस तरह से करेंगे। बट हम इसको इस तरह से देखेंगे मैनेजरियल प्रैक्टिसेस के अंदर कि हमारे पास ऑफ कोर्स जब ग्रुप मेंबर्स बैठेंगे वो अपने जो हैं व्यूज शेयर करेंगे तो आपके पास कम्युनिकेशन जो है वो इम्प्रूव होगी। इसके साथ साथ जब आप एक एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी देंगे कि दे कम सिट and they participate in the decision making process, of course it will going to enhance the commitment level of the employees। आपके पास जॉब कमिटमेंट जो है वो इम्प्रूव होगी। बट इसके साथ साथ एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, वो आपके पास ये है कि जब आप टॉप लेवल पर डिसीजन ले लेते हैं और उसे आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो वो ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन वो जो आपने पॉलिसी या स्ट्रेटजी बनाई वो वहां पर जाके मोस्ट ऑफ द टाइम फेलियर वहां पर आपके पास होता है, वो फेल हो जाती है आपके पास स्ट्रेटजीज। वाई? इसका रीजन क्या है? इसका मेन रीजन आपके पास ये है कि आपने लो लेवल एम्प्लॉयज को अपने डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं किया। आपने जो इम्प्लीमेंटेशन वाले एम्प्लॉयज हैं जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उन पॉलिसीज को, आपने उनकी स्टेक होल्डर्स को जो है इन्वॉल्व नहीं किया अपने पास डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर। ठीक, इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले लें कि आप जो है कोई डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, आपने टॉप लेवल से डिसाइड किया जी इस गांव के लिए सड़क बना दें, इस गांव में वाटर सप्लाई ला दें। बट थोड़े अरसे बाद आपने फील किया कि सड़क टूट गई, लोगों ने उसको ख्याल ही नहीं किया। ऑफ कोर्स अगर सड़क आपके लिए बनाई गई है उसमें थोड़ी सी क्रैक पड़े हैं तो आप लोग खुद रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन शायद आपको तो सड़क जरूरत ही नहीं थी। सड़क में पूरे गांव में 50 लोगों की जरूरत थी, बाकी को तो पानी जरूरत था, आपने तुमने पूछा ही नहीं। मीन देयर इज लैक ऑफ नीड बेस्ड डेवलपमेंट। ठीक है, या आप कहें कि आपने उन लोगों से पूछा ही नहीं कि भाई आपको क्या चाहिए। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल के अंदर जो आप पॉलिसी बना रहे हैं अगर वो इम्प्लीमेंटेशन में फिजिबल नहीं है, वो फिजिबली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, आपके पास स्किल्स ही नहीं है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो फिर आप क्या करेंगे? आपकी तो स्ट्रेटजी या पॉलिसी आपकी फेल हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर यही बात फोकस की जा रही है कि आप अगर अपने पास लो लेवल एम्प्लॉयज को एज मैनी मैनेजर एंड एज मैनी एम्प्लॉयज आप उनको अगर इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में इन्वॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या होगा
कि आप बेहतर तरीके से देख पाएंगे, बेहतर तरीके से आप जो अपनी पॉलिसीज हैं उन्हें डिज़ाइन कर पाएंगे। आप जो पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, जब आप पॉलिसी बना रहे हैं और आपके पास जो एम्प्लॉयज़ हैं, लो लेवल एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स, वो आपके साथ इन्वॉल्व हैं, तो आप जब करेंगे इस तरह से, हम ये पॉलिसी से इस तरह बनाना चाह रहे हैं, इस तरह से वर्कआउट करेगी, हम इसके लिए स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी, तो आपके पास मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व हैं वहाँ पर। आपको पता चल जाएगा भी मैं जो ये पॉलिसी बनाने जा रहा हूँ इसके लिए मुझे स्किल्स चाहिए, जो कम्पिटेंसीज है वो मेरे एम्प्लॉयज़ में हैं भी कि नहीं। अगर हैं तो फिर तो वो स्ट्रेटेजी आपको रिफाइंड वे में, अगर हैं तो कौन कौन बंदा कौन कौन सा काम करेगा, प्रॉपर एक डिवाइडेड वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, एक्टिविटीज़ को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर। तो ये सारी चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या होगी, वो एक हेल्पफुल आपके पास यहाँ पर एक एक्टिविटी होगी, क्योंकि आप जो चीज़ करने जा रहे हैं वो इम्प्लीमेंटेशन में बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट हो जाएगी। एम्प्लॉयज़ के अंदर कमिटमेंट, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो भी आपके पास क्या बिल्ड होगा, क्योंकि उनकी एडवाइस के मुताबिक क्या की जा रही, मतलब पॉलिसी जो है वो रिफाइन होकर जो है उन तक आई है। ठीक है, उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है उसको होना बहुत ज़्यादा आपके पास ज़रूरी है। सेकंड आपके पास जो पॉइंट है, टू परफॉर्म एन एक्सटर्नल ऑडिट अ कंपनी फर्स्ट मस्ट गैदर कंपिटिटिव इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन अबाउट। आप अगर एक्सटर्नल ऑडिट करने जा रहे हैं तो कंपनी फर्स्ट मस्ट गैदर कंपिटिटिव इंटेलिजेंस, कंपिटिटिव इंटेलिजेंस, यू हैव अ नॉलेज। ठीक है, कम्पिटिटिव नॉलेज क्या है, कम्पिटिटिव इंटेलिजेंस क्या, पहले हम इसकी बात करते हैं, फिर मैं स्लाइड पे आपको वापस आता हूँ। A broad definition of competitive intelligence is the actions of defining, gathering and analyzing and distributing intelligence among the products, customer, competitors and any aspect of the environment needed to support executives and managers in making decision for an organization. आपके पास प्रोडक्ट का नॉलेज, कस्टमर का नॉलेज, कंपटीटर का नॉलेज, एज वेल एज द प्रोडक्ट डिजाइनिंग नॉलेज, आपने जो है वो नॉलेज लेना कैसे है, उसे गैदर किस तरह किया, एनालाइज किस तरह किया, डिफाइन किस तरह किया, डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया, ये तमाम का तमाम नॉलेज आपके लिए हेल्पफुल होगा कि आप क्या कर सकें, अपने पास जो एक्सटर्नल ऑडिट है उसे आप जो है वो कर सके। एक्सटर्नली आपके पास कस्टमर भी हैं, एक्सटर्नली आपके पास कंपटीटर्स भी हैं, एक्सटर्नली आपके पास जो है और भी बहुत से आपके पास जो है वो फैक्टर्स हैं। ठीक है, तमाम इंफॉर्मेशन आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आ रही है। देन द प्रोसेस यू आर एनालाइजिंग, the process you are collecting that information, then analyzing and then distributing among your employees, आपका वो फैक्टर भी है। तमाम का तमाम आपके पास क्या है, एक नॉलेज बैंक है आपके पास। अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होती है तो फिर आप जो है आसानी से जो है अपने एक्सटर्नल ऑडिट को परफॉर्म कर सकते हैं। बट द इशू इज दैट आपके पास एक्सटर्नल ऑडिट में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको आपने कंसिडर करना है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल द सोशल फैक्टर्स, यू हैव टू लुक द सोशल फैक्टर्स। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में यू हैव टू कंसिडर द सोशल फैक्टर, you have to look for the cultural factor, you have to look the demographics, you have to look to the environmental factors, and then economic, political, legal, governmental and technological trend. These are all the external factors. हम इनके ऊपर next lectures में आपके बात करेंगे one by one। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको इनके लिए जो है वो डिस्क्राइब करूं, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एक्सटर्नल आपके पास फैक्टर्स हैं जो कि अच्छा खासा आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल प्रोसेस को डिस्टर्ब करते हैं। ये हमने बात की। अभी हमारे पास जो थर्ड पार्ट है, वंस इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड, यू ऑलरेडी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर सोशल एनवायरनमेंट, योर कल्चरल एनवायरनमेंट, योर पॉलिटिकल, ठीक है, एनवायरमेंटल, योर लीगल, आपके पास जितने भी डिफरेंट फैक्टर्स हमने देखे, आपने वहां से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की। इट शुड बी एसिमिलेटेड, एवेल्युएटेड एंड प्रायोरिटाइज्ड। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको वर्कआउट करना पड़ेगा कि आपके पास एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आएगी। ठीक है, सोच जब आपने पूरा अपना एक्सटर्नल ऑडिट किया, देन यू हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ थ्रेट्स। अब इस लॉन्ग लिस्ट को तो आपने सबको नहीं देखना ना, आप सबको देख सकते हैं, अदरवाइज तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल डंप होकर बैठ जाएगी। ठीक है, बीइंग अ मैनेजर आपका रोल यहाँ पर क्या होगा कि आपने उन अपॉर्चुनिटीज को प्रायोरिटाइज करना है। आपने ये देखना है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ के लिहाज से कौन सी अपॉर्चुनिटी जो है वो फिट बैठती है। फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी है कि इसको हम आराम से, इस अपॉर्चुनिटी को हम जो है वो देख सकते हैं, आराम से हम इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। देन दिस, देन दिस, देन दिस, देन दिस। तो आप प्रायोरिटाइज करते हैं अपने पास फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी अपॉर्चुनिटीज को, एंड देन यू लुक फॉर द थ्रेट्स कि मेरी इमीडिएट थ्रेट जो है वो ये है कि मेरे पास फाइनेंशियल जो है वो
नहीं है, मेरे पास फाइनेंशियली इतने पैसे नहीं है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकूं, देन दिस इज फाइनेंस इज नाउ अ थ्रेट फॉर यू। आप जो हैं फिर आगे डिफरेंट आपके पास स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है, कि आप किस तरह से जो है फाइनेंस जनरेट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके हमारे पास बाद में हम बात करेंगे, इसके ऊपर भी हमारे पास चीज़ आएगी। फिर आपने जब एक दफ़ा अपने पास प्रायोरिटाइज कर लिया चीज़ों को, फिर आप क्या करते हैं अब कि उसके मुताबिक आप क्या करते हैं अपने पास एक्शन लेते हैं। देन हमारे पास जो पॉइंट 4 है कि एक्सटर्नल फैक्टर शुड बी इंपॉर्टेंट टू अचीव लॉन्ग टर्म एंड एनुअल ऑब्जेक्टिव्स एंड मेजरेबल गोल्स। यहाँ पर जब आपने की एक्सटर्नल फैक्टर आइडेंटिफाई किए, उसके बाद क्या करेंगे, अपने पास पॉलिसीज बनाएंगे, अपनी जो स्ट्रेटजीज हैं उनको आप डिज़ाइन करेंगे। तो हमने इस चीज़ को देखा कि हमारे पास जो लॉन्ग टर्म में जो आपके पास ऑब्जेक्टिव्स हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स जो आपके पास हैं या आपके पास एनुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो एनुअल ऑब्जेक्टिव्स या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने पास गोल्स बनाते हैं। अब जो गोल्स आप बना रहे हैं वो मेजरेबल हों, मतलब वो आपके पास किसी तरह से नज़र आ सकें, वो गोल्स आपके पास टेंजिबल हों, वो आउटकम होनी चाहिए, वो हवा में ना आपके पास कुछ हो, मेजरेबल आपके पास हो, ठीक है, अचीवेबल हो, उनको आप अचीव कर सकें। यह आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी फैक्टर है जो आपके पास जो है वो हमारे पास है। फैसिलिटेटिंग टूल, यहाँ पर आप जो है आप अपने पास डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शंस हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की स्कैनिंग के लिए। वो हमारे पास है मॉनिटर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, की मैगजीन्स, आर्टिकल्स, हमारे पास है न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन हैं, आर्टिकल्स हैं। आप रिसर्चर हैं तो आपके पास ऑनलाइन डिफरेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, आपके पास बिजनेस वीक है, डिफरेंट आपके पास मंथली वीकली आपके पास क्या है, CNN का बिजनेस का पोर्शन देख सकते हैं। आपके पास डिफरेंट रिसोर्सेज हैं जहां से आप जो है अपडेटेड नॉलेज ले सकते हैं, क्या हो रहा है, किस तरह से चीज़ें जो है वो मैनेज हो रही, किस तरह से चीज़ें आपके पास जो है वो चल रही हैं। तो आप उन चीज़ों को देखते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, आप करते हैं कि हम किस तरह से चीज़ों को जो है वो इन लाइन कर सकते हैं अपने कामों के साथ। तो जो मेजर सोर्सेज हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन के लिए सपोर्ट करेंगे, जो आपको हेल्प करेंगे, वो आपके पास मैगजीन्स हैं, टूल्स हैं, वेबसाइट्स हैं डिफरेंट, आपके पास जर्नल्स हैं, न्यूज़ वीक्स हैं। जिस बिजनेस के अंदर आप हैं वहाँ पर आपको ज़रूर कोई ना कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द टेक्नोलॉजी ऑफ योर इंडस्ट्री, about the management process, about the different about the ERP systems, ठीक है, enterprise resource planning, आपके पास बहुत सी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर वो हेल्प करेंगी। यूटिलाइजेशन ऑफ द इंटरनेट, आप इंटरनेट को यूज़ करके ठीक है, आप देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि आपकी इंडस्ट्री की ये स्ट्रेंथ है, आपकी इंडस्ट्री के जो बैलेंस ये रहे, लाइबिलिटीज़ ये है, दूसरी इंडस्ट्रीज़ की लाइबिलिटीज़ क्या हैं, उनके कस्टमर्स कैसे हैं, वो क्या नए प्रोडक्ट बना रही हैं, आपका प्रोडक्ट किस तरह से कंपटीटर के प्रोडक्ट से पीछे है। तो ये तमाम चीज़ें आपको जो है विद टाइम जो है उसको आपको देखना पड़ेगा। सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, कंज्यूमर ऐसे सोर्स इंफॉर्मेशन, इस तरह से आपके पास जो और इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन के वो आपके पास सप्लायर्स हैं, क्योंकि सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स जो आपके पास हैं दे आर डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद योर कस्टमर्स, क्योंकि वो कस्टमर के साथ क्या करते हैं, दुकानदारों के साथ, शॉपकीपर के साथ डायरेक्टली क्या करते हैं, वो लोग इंटरेक्ट करते हैं। इस तरह से आप अगर अपने कस्टमर्स को देखते हैं तो आप कस्टमर्स का फीडबैक जो है अगर आप लेते हैं अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, अपने प्रोडक्ट के लिए आप उनसे फीडबैक लेते हैं, तो वो फीडबैक जो है दैट इज़ अगेन हेल्पफुल फॉर यू। वो फीडबैक आपको हेल्प करेगा कि आप किस तरह से क्या करें, अपने पास इंफॉर्मेशन जो है उसको मैनेज करें, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करें और फिर उसको प्रोसेस करने के बाद आप चीज़ों को जो है वो देखते हैं। आप इसकी एग्जांपल सिंपली इस तरह से ले लें कि आपके पास अगर एक शॉप है, फॉर एग्जांपल हम चंदवन की एग्जांपल आपको देते हैं। चंदवन के अगर आप प्रोडक्ट देखेंगे तो चंदवन की ऑलमोस्ट ऑल ओवर द पाकिस्तान डिफरेंट ब्रांचेस हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, एबटाबाद, पिंडी, आपको डिफरेंट जगह पर मिल जाएंगी। इसलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको वो चीज़ ज़्यादा समझ आएगी। आप अगर चंदवन के स्टोर पे कभी जाएं तो आप उनके प्रोडक्ट्स देखें इस्लामाबाद वाले स्टोर के ऊपर, आप प्रोडक्ट्स देखें उनके एबटाबाद वाले स्टोर के ऊपर, और आप उनके प्रोडक्ट्स देखें उनके कराची वाले स्टोर के ऊपर। अब एबटाबाद का वेदर ज़रा ज़्यादा ठंडा है
इस्लामाबाद भी ऑफ कोर्स मरीन नज़दीक होने से यहाँ पे वेदर ठंडा आपके पास, बट कराची का वेदर वैसा नहीं है जैसा आपके पास यहाँ का वेदर है। तो आप देखेंगे कि तीनों डिफरेंट स्टोर्स के अंदर प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट पड़े होंगे। अब यहाँ पर क्या है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन थ्रू कस्टमर आई, थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर आई, थ्रू सप्लायर आई, आप उसको यूज कर रहे हैं कि इस रीजन के अंदर इस चीज की ज्यादा डिमांड है, इस चीज की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर ये चीज सेल नहीं होती। आपका सेल्स रिकॉर्ड का डाटा भी आपको हेल्प कर रहा होता है, जबकि इस जगह पर इस चीज की जो है वो सेल तो आपके पास ज्यादा, जहां पर कस्टमर की डिमांड जिस डायरेक्शन में है आप उसी डायरेक्शन में जो है वो मटेरियल उसको क्या करेंगे, उसको आप प्रोवाइड करेंगे। दूसरे हैंड के ऊपर कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप उस हैंड के ऊपर क्या करेंगे, वो मटेरियल जो है वहां पर वो प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो आपने देखा कि आप जो है डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए अपने पास बिजनेस के सेटअप को भी आप जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। आपके पास जो और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है और आपके बिजनेस को इफेक्ट कर सकते हैं, दीज आर दी मार्केट शेयर, मार्केट शेयर का बढ़ना आपके प्रोडक्ट के लिए, मार्केट शेयर का कम होना। सेकेंडली एक्सचेंज रेट का बढ़ना, एक्सचेंज रेट का आपके पास कम होना, या आप इस चीज को इस तरह से देखें कि स्टॉक मार्केट में आपके कभी मंदी हो जाती है, कभी रुझान बढ़ जाता है, आपके पास स्टॉक प्राइस अपडेट होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। अब वो आपके कंट्रोल में नहीं है स्टॉक प्राइस, ना को आप कंट्रोल कर सकते हैं उसको, बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड आपका स्टॉक जो है वो वहां पर बिजनेस हो रहा है, लोग उसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं, और उस ट्रेड का ऊपर नीचे होना आपके पास जो है आपके बिजनेस को क्या कर रहा है, वो अप डाउन कर रहा है, आपकी स्टॉक प्राइस को बढ़ा रहा है, स्टॉक प्राइस को कम कर रहा है। तो यहाँ पर आप इस चीज को देखें कि आपके पास शेयर मार्केट के अंदर चीजों का बढ़ना आपके पास आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ भी इनहांस कर रहा है। अगर कस्टमर आपका सेटिस्फाइड है तो ऑफ कोर्स आपके शेयर लेने में से कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। ऑफ कोर्स हर चीज जो है वो मैटर करती है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, कस्टमर की अवेयरनेस अबाउट योर प्रोडक्ट, कस्टमर की ब्रांड लॉयल्टी, आपके पास हर चीज जो है वो आपके पास मार्केट शेयर बढ़ाने में। तो आपके प्रोडक्ट अगर मार्केट शेयर ज्यादा है, आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अच्छे हैं, आपके सप्लायर अच्छे हैं, और आपका एक अच्छा नेटवर्क है, और टाइमली जो है आपके प्रोडक्ट की जो है डिलीवरी है, तो ऑफ कोर्स आपका मार्केट शेयर जो है ज्यादा होगा। मार्केट शेयर के ज्यादा होना हेल्प करता है आपकी इंडस्ट्री को प्रॉफिटेबिलिटी को इन्हांस करने में। देन वी हैव ब्रेड्थ ऑफ कम्पिटिटिव प्रोडक्ट, कम्पिटिटिव प्रोडक्ट के आपके जो कम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स हैं वो कितने हैं, किस तरह के हैं, और किस तरह के प्रोडक्ट्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपके प्रोडक्ट का जो है वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट वो कितने हैं, आपके जो पोटेंशियल इंटरेंट हैं वो कितने हैं। यहाँ पर इस चीज़ का थोड़ा सा मैं जिक्र जरूर ऐड करूंगा कि आप किस तरह की इंडस्ट्री के अंदर हैं। क्या आप एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर हैं जहां पर एंट्री आसान है लेकिन निकलना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जांपल आप इस इंडस्ट्री को देखें कि आपके पास जो हैवी ट्रेलर्स हैं या जो बिल्डोजर्स हैं, आपको हर बंदा बिल्डोजर लेकर नहीं फिर रहा होगा। आपको पाकिस्तान में बहुत से थोड़े से लोग होंगे जो इस बिजनेस के अंदर आपके पास होंगे। आपने इन्वेस्टमेंट की, अब इस बिजनेस में आने के लिए एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। इट्स मीन के दैट आपके जो पोटेंशियल इंट्रेंट हैं, जो कंपटीटर्स हैं, वो इस जगह पर कम है, क्योंकि इस बिजनेस से आ तो जाना इन्वेस्ट करके उसको वापस निकलना, देन अगेन अ प्रॉब्लम। जहां पे इंट्रेंट एक मुश्किल होगी तो वहां पर आपके पास कंपटीशन क्या होगा, वो आपके पास वहां पर कम होगा। अगर एक ऐसा बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल एक दुकान आपने खोलनी है, दुकान तो अब लाख 2 लाख 5 लाख हो, तब भी आप दुकान अपने पास क्या करेंगे, खोल लेंगे। इट्स मीन कि आप देखेंगे एक मार्केट के अंदर आपको किराने की कितनी शॉप्स मिल जाती हैं, एक मार्केट में कितने होटल्स आपको मिल जाते हैं, तो वो कंपटीशन पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आपके पास उस जगह के ऊपर। तो यहाँ पर आपने देखा कि ऐसे बिजनेस जिनके अंदर एंट्री आसान है, ऐसा बिजनेस जिसके अंदर एंट्री आपके पास क्या है, आसान है, वहां पर आपके पास क्या है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेकिन ऐसे बिजनेसेस जहां पे आपके पास इंटर होना मुश्किल है, वहां पर आपके पास क्या है, कंपटीशन आपके पास कम है, न्यू इंटरनेट का आना वहां पर बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पर आपके पास ये बात है, वर्ल्ड इकोनॉमीज, आपके पास दुनिया की जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक वैल्यूज है, डॉलर का बढ़ना, डॉलर कम होना, करेंसी रेट का जो फैक्टर है, ये अगेन आपके पास की एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो कि आपके बिजनेस को जो है वो इफेक्ट कर सकते हैं। देन वी हैव अ प्राइस कम्पिटिटिवनेस, आपने मार्केट में अपना प्रोडक्ट देना है, आपके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट भी हैं, आपके कंपटीटर्स भी हैं, तो यू हैव टू कंट्रोल, यू हैव टू मॉनिटर द प्राइस एज वेल। तो ये प्राइस कम्पिटिटिवनेस, दिस इज नॉट इन कंट्रोल अगेन, आपके पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है। टैक्सेस का लग जाना, सेल्स टैक्स का लगना, इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, काफ़ी चीज़ें आपके पास प्राइस को जो है वो कंट्रोल करती हैं।
टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमने इसके ऊपर काफ़ी बात की, इंटरेस्ट रेट का बढ़ जाना, ये हमारे पास और फैक्टर्स हैं। हमारे पास ये की एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे पास यहाँ पे 5 हैं और इनसे हमारे पास जब हम स्कैनिंग करते हैं अपने की एक्सटर्नल फैक्टर्स की तो वी शुड कम अप विद द लिस्ट ऑफ थ्रेट्स एंड विद द लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर बात करेंगे। आज हमने बात की आपके पास ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट के ऊपर, आपके पास ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर हमने बात की थी एक्सटर्नल ऑडिट की। एक्सटर्नल ऑडिट के अंदर हमने बात की हाउ टू कंडक्ट एक्सटर्नल ऑडिट, हमने उसके 4 डिफरेंट स्टेप्स देखे, ठीक है। फिर हमने जो की फैक्टर्स हैं आपके पास हमने उनको डिस्कस की एक्सटर्नल फैक्टर्स। फिर हमने बात की आपके पास की एक्सटर्नल फोर्सेस कि आपके पास कौन कौन से ऐसे की एक्सटर्नल फोर्सेस जो हमारे पास हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बात करेंगे आपके पास इकोनॉमिक फोर्सेस का, अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट, इंटरेस्ट रेट, बहुत से और आपके पास जो है इकोनॉमिक फोर्सेस हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देन वी शुड आल्सो कवर द सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। हम इन फैक्टर्स को देखेंगे, इसमें हम अपने पास देखेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट्स, पर कैपिटा इनकम। ये 2 एग्जांपल्स हैं आपके लिए, इसमें बहुत सी और भी आपके पास जो हैं वो हम एग्जांपल्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। ताकि बीइंग अ मैनेजर इंशाल्लाह यू आर आवर फ्यूचर मैनेजर, यू आर फ्यूचर सीईओज ऑफ द कंपनीज, तो आपको पता होगा आपके पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कौन कौन से ऐसे फोर्सेस हैं जिसको बीइंग अ मैनेजर आपको कैटर भी करना है, मॉनिटर भी करना है और आपने उसके मुताबिक जो है अपने पास इंटरनली जो है वो डिसीजन भी लेने हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे लेक्चर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।